हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में oogenesis टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था और आज पिछले वीडियो में oogenesis के लिए मैंने आपको बताया था कि ओवरी के स्ट्रक्चर को समझना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज oogenesis के क्या क्या स्टेप्स हैं, oogenesis का प्रोसेस क्या है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको पिछला क्लास असल में एज ए टीचर मुंह से क्लास ही निकल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि oogenesis फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो oogenesis के स्टेप्स क्या हैं? आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान याद होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेज होते थे, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैचुरेशन स्टेज। वैसा ही 3 स्टेज oogenesis के दौरान भी होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन। देखें यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज में जर्म सेल से मल्टीप्लिकेशन, हम यूं कहें कि मल्टीप्लिकेशन फेज की शुरुआत होती है जब जर्म सेल से oogonia का फॉर्मेशन होता है। जर्म सेल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये ओवरी के सरफेस पर जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। तो जर्म सेल से oogonia का फॉर्मेशन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में जो अगला स्टेप होता है कि oogonia से करीब मान के चले 60 से 70 हजार एग नेस्ट का फॉर्मेशन होता है और इस 60 से 70 हजार एग नेस्ट से फिर हर एक एग नेस्ट से एक प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। मैंने कहा हर एग नेस्ट से एक प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि oogenesis के पहला स्टेज मल्टीप्लिकेशन फेज में oogonia से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद oogenesis का जो सेकंड स्टेप है या कह ले आप फेज है, दैट इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के दौरान प्राइमरी oocyte आकार में कई गुना बड़ा हो जाता है न्यूट्रिशन लेकर के। न्यूट्रिशन कौन देता है? फॉलिकल्स देता है। फॉलिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो प्राइमरी oocyte ग्रोथ फेज के दौरान में आकार में कई गुना बड़े हो जाते हैं न्यूट्रिशन लेकर के। अब ये जो फीमेल में ग्रोथ फेज का ड्यूरेशन होता है ये 10 से 14 साल का होता है। 10 to 14 इयर्स का ये ड्यूरेशन होता है। ग्रोथ फेज के बाद जो अगला स्टेप है दैट इज कॉल्ड मैचुरेशन फेज। इसमें नीट के ढेर सारे क्वेश्चंस छुपे हैं, काफी वर्थ है इसका नीट के लिए, इसलिए इसका मैं कह सकता हूं हर स्टेज हर स्टेप नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैचुरेशन फेज में क्या होता है? जैसा कि आप यहां देख रहे हो, मैचुरेशन फेज प्यूबर्टी के ऑनसेट के साथ स्टार्ट होता है। एक बात याद रखें कि प्यूबर्टी के पहले तक फीमेल के ओवरी में मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज अपीयर होता है और प्यूबर्टी के ऑनसेट पर मैचुरेशन फेज स्टार्ट होता है। तो प्यूबर्टी के ऑनसेट के साथ ही जो प्राइमरी oocyte होता है इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इस बात को पढ़ा था कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शनल होता है। तो इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के कारण 2 सेल्फ बनते हैं। एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा होता है सेकेंडरी oocyte। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम के नंबर घटकर आधे हो जाते हैं। पोलर बॉडी में 23 और सेकेंडरी oocyte में 23। एक चीज जो समझने वाली बात है कि ये जो पोलर बॉडी बनता है, सच पूछें तो आगे के स्टेजेस में यूं कह लें कि फर्टिलाइजेशन में,
कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इस पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं होता है। तो फिर ये पोलर बॉडी बना क्यों, ये आप इस चीज को समझें कि ये पोलर बॉडी इसलिए बना क्योंकि हैप्लॉइडी को मेंटेन करना जरूरी था। तो 23 क्रोमोसोम तो सेकेंडरी oocyte में आ गया, तो बाकी के 23 क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे? तो इस 23 क्रोमोसोम को कह सकते हैं आप हैप्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए इस पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। मुझे याद है कि मेरे क्लास में एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था, निश्चय नागोरी, इस बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर एक बात ये बताओ कि जैसे ह्यूमन मेल में होता है ठीक वैसा ही प्रोसेस यहाँ क्यों नहीं होता है? मतलब कि जो आपका प्राइमरी oocyte है उससे 2 सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो जाता, जैसा कि हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में देखते हैं? मतलब पोलर बॉडी की जगह सेकेंडरी oocyte ही क्यों नहीं बन जाता? आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर पोलर बॉडी की जगह 2 सेकेंडरी oocyte बन जाता तो इसका अंजाम ये होता कि जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन जाते हैं, तो फीमेल में भी आप कह सकते हो कि एक प्राइमरी oocyte से 4 एग का फॉर्मेशन हो जाता, जो कि बहुत डिफिकल्ट बात होता, क्योंकि तब तो एक फीमेल एक बार में 4 बच्चे को जन्म देती तो शायद ये दुनिया ही मिट जाता। इसलिए कुदरत ने यहाँ पर ऐसा प्रोसेस बनाया है कि सेकेंडरी oocyte की जगह पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो। अब आप देखें कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया मैच्योरेशन स्टेज में। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता? आपने पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेट होता है, यानी बाहर आता है। अब सेकेंडरी oocyte से आगे के स्टेजेस के लिए यानी मियोसिस 2 के लिए फर्टिलाइजेशन मस्ट है। इसलिए याद रखें, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में के अंत में एक बात कही थी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक फीमेल में oogenesis पूरा हो, क्योंकि आप देख सकते हो oogenesis को पूरा करने के लिए सेकेंडरी oocyte को मियोसिस 2 के लिए जाना पड़ेगा, और मियोसिस 2 में जाने के लिए फर्टिलाइजेशन मस्ट है, राइट? तो मियोसिस 2 के कारण आप कहो सेकेंडरी oocyte से 2 बॉडी बन जाते हैं, एक ootic और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी। आप जानते हो कि मियोटिक फर्स्ट रिडक्शनल है, मियोटिक सेकेंड इक्वेशनल है, इसलिए दोनों में क्रोमोसोम के नंबर बराबर होते हैं। अब ये ootic ओवम में डिफरेंशिएट हो जाता है। ओवम का स्ट्रक्चर एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा, उसमें जाने के पहले एक बात आप जरूर याद रखिए, यहाँ कई बातें नीट में क्वेश्चन बना रहे हैं। पहली बात ये कि फीमेल में oogenesis स्टार्ट तो ओवरी में होता है, बताओ oogenesis कंप्लीट कहाँ होता है? ऐसे 4 ऑप्शन दे करके, जैसे कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना या फिर ओवरी, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करो जहां oogenesis कंप्लीट होता है। तो आपने जैसा देखा कि oogenesis तभी कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन हो। आप जानते होंगे कि फर्टिलाइजेशन का साइट फैलोपियन ट्यूब होता है, इसलिए oogenesis कंप्लीट कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, यानी एग का फॉर्मेशन ओवरी में, oogenesis का कंप्लीशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। और आगे अब ये जो ओवम बना, ootic डिफरेंशिएट होकर के जो ओवम का फॉर्मेशन किया, इस ओवम में एक जल्दी से एक छोटा सा एक बेसिक आइडिया ले लें। इस ओवम में कौन कौन से लेयर होते हैं? इसमें प्रेजेंट होता जो सबसे अंदर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक लेयर होता है, इसे जोना पेलिसिडा कहते हैं। जोना पेलिसिडा के बाहर भी एक लेयर होता है, इसे हम कोरोना रेडियाटा कहते हैं। इसे हम कोरोना रेडियाटा कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को हम लोग पेरीवाइटलाइन स्पेस कहते हैं। इस स्पेस को हम पेरीवाइटलाइन स्पेस कहते हैं। और
ये जो अंदर का आप साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, इस साइटोप्लाज्म को हम ओप्लाज्म कहते हैं। अंडा का, ओवा का साइटोप्लाज्म, दैट इज ओप्लाज्म। ह्यूमन के एग के न्यूक्लियस को हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। एग के न्यूक्लियस को हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। पोलैरिटी एग में होता है, ये जिस तरफ न्यूक्लियस होता है हम कह सकते हैं कि ये वाला पोल एनिमल पोल है और ये वाला पोल वेजिटल पोल है। एक चीज़ और गौर करें कि ह्यूमन का एग जो होता है उसका जो ये आउटर मोस्ट लेयर कोरोना रेडियाटा है, कोरोना रेडियाटा के जो सेल्स होते हैं वो एनिमल सीमेंट से कनेक्टेड होते हैं। एनिमल सीमेंट, इसी एनिमल सीमेंट को हम लोग हाइलुरोनिडेज कहते हैं। हाइलुरोनिडेज कहते हैं, या मैं क्षमा चाहूँगा, इसे हाइलुरोनिडेज मेरा मतलब इसी एनिमल सीमेंट, यही एनिमल सीमेंट हाइलुरोनिक एसिड होता है। और इसी हाइलुरोनिक एसिड के नाम पर शब्द रखा गया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक्रोसोम में जो हाइलुरोनिडेज प्रेजेंट होते हैं वो नाम इसी हाइलुरोनिक एसिड के नाम पर रखा गया, क्योंकि वो हाइलुरोनिडेज जो होता है वो कोरोना रेडियाटा के एनिमल सीमेंट को डिसॉल्व करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और एक बात और कि ह्यूमन के अंडा में कोई योक नहीं होता है, इसलिए इसे एलेसाइथल कहते हैं। तो ये एक बेसिक सा, एक फंडामेंटल बातें मैंने आपको oogenesis से रिलेटेड बताई। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हैप्लॉइड स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो हैप्लॉइड स्टेजेस की बात की जाए तो आप जानते हो कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद हैप्लॉइड ही आएगा, यानी हैप्लॉइड स्टेज oogenesis के दौरान कौन कौन होंगे। पोलर बॉडी कह सकते हो आप, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte, oocyte, ओवम, ये सब याद रखने वाली बात है कि कौन कौन से स्टेज हैप्लॉइड है। और डिप्लॉइड स्टेज कौन कौन से होते हैं। डिप्लॉइड स्टेज होते हैं oogonia, प्राइमरी oocyte। आई होप कि आप oogenesis को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और इस वीडियो के द्वारा मैंने आपके कंप्लीट गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया। हालांकि बोर्ड में जगह की कमी है, इसलिए मैं अपने मन मुताबिक तो बातों को नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक को अंत मैं एक बात से करूँगा कि आपने गैमेटोजेनेसिस से एक बहुत अच्छी मिलती है। आप जानते होंगे ह्यूमन मेल के 1 ml सीमेन में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं, यानी कि ह्यूमन का मेल एक बार में 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करता है। आप इस दुनिया में जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, ये सब, हम सब सच पूछे बायोलॉजिकली देखें तो हम सब वही स्पर्म हैं। इस चीज को समझें कि अगर वो स्पर्म फर्टिलाइज ना करता ओवा को तो शायद आज सुमंत वर्मा की जगह कोई सुमन मैडम ये वीडियो बना रही होती। यानी हमारा जो दुनिया में आना ये बहुत बड़ी बात है, न कि हम ये बन गए, हम वो बन गए, या हम किसी चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चले गए। इस बात को आप समझें कि इंसानी जीवन बहुत दुर्लभ है, यानी कि मैं मानता हूँ जीवन बहुमूल्य है। ये दुनिया में आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी ये बन गए, वो बन गए, ये सब बातें सेकेंडरी होती है, क्योंकि दुनिया में हम 300 मिलियन स्पर्म को बीट करके आए हैं। थैंक यू बच्चों। आई होप कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीख पाएंगे, या मैं थोड़ा बहुत आपको शायद बता पाया सही ढंग से। कोशिश करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल इत्यादि पर भी मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, नमस्ते।